नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था। अभी तक जो भी मैंने बताया यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें है नहीं, है ना। अब हम समझते हैं। देखो, भारत में अंग्रेज नहीं आए, अंग्रेजों से पहले तो बहुत लोग आए ना जो बाहर से आए। पहले शुरुआत करें, यदि मैं बहुत बिगिनिंग से बात करूं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आर्यन थ्योरी में कहा जाता है कि आर्य विदेशी थे, आर्य बाहर से आए थे, ऐसा विवाद है, इतिहासकारों के बीच मतभेद है। फिर आर्यों के बाद हमारे यहाँ पे ईरानी आक्रमण हुआ था सबसे पहले, दारा प्रथम ने किया था, डेरियस प्रथम ने, ठीक है। फिर 1512 BC के आसपास हुआ था। इसके बाद सिकंदर आ गया, यूनानी आक्रमण हो गया 326 BC के आसपास यूनानी आक्रमण हुआ। इसके बाद भारत में फिर कौन आया? फिर लाइन से देखें, यदि क्रम से देखें तो शक, पल्लव, कुषाण, है ना, हिंद यवन, सबसे पहले हिंदी इंडो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण ये भी आए भारत में। इसके बाद गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हो गया, ठीक है, हूणों का आगमन। फिर अरब या अरबों का आक्रमण हो गया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 AD में सिंध के शासक दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हो गया। इस्लाम का आगमन हो गया भारत में, ठीक है। इस्लाम के अरब के बाद यहाँ पे तुर्क आए, तुर्कों का आगमन हो गया। तुर्कों के बाद अफगान आए, अफगानों का आगमन हो गया। अफगान के टाइम पर, इसी टाइम पीरियड पे चंगेज खां यानी मंगोलिया से मंगोलों का आक्रमण कब है, सॉरी हाँ, फिर तैमूर का आक्रमण हुआ। इसके बाद यहाँ पे मुगलों का आक्रमण हो गया, मुगल भी आए भारत में, बाहर से ही आए, ठीक है। मुगलों के टाइम पीरियड पे नादिर शाह आ गया, अहमद शाह अब्दाली आ गया, ये सब आए थे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पे, है ना, ये भी बाहर से ही आए। इसके बाद यूरोपीय आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए, लगातार आते रहे। तो क्या फ़र्क है अंग्रेज़ों के पहले आने वाले लोगों में और क्या फ़र्क है अंग्रेज़ों के? अंग्रेज़ों से पहले आने वाले लोग भारत में आने के बाद भारतीय संस्कृति में रच बस गए, वो यहीं के होके रह गए। हमारी संस्कृति की लोचशीलता ने, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सभी सभ्यताएं ख़त्म हो गई, विश्व की सभी सभ्यताएं समय के साथ ख़त्म हो गई। आज मेसोपोटामिया की सभ्यता का आप एक अंश ढूंढने को जाओगे नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत बनी हुई है। हमारी संस्कृति आज भी उसी रूप में है जिस रूप में पहले थी, है ना। तो कहीं ना कहीं पे हमारी संस्कृति कैसी है? लोचशील है। लोचशीलता क्या करती है? आपको जिंदा, जैसे कि कोई लकड़ी हो, मान लो कोई लकड़ी यदि मुलायम है तो यदि आप मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी, और कोई लकड़ी यदि कठोर है तो मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। तो हमारी संस्कृति लचीली है, लोचशील है। तो जो भी आया उसको अपने यहाँ पे उन्होंने घोर लिया, अपने रंग में ढाल लिया। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था में यहीं कहीं एक राजनीतिक और आर्थिक जीवन व्यतीत किया इन लोगों ने जो पहले आए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक नए कल्चर को जन्म दिया। उन्होंने कभी भी भारत को भारत माना ही नहीं। उन्होंने हमेशा क्या माना? हमें ठीक है, अब उस पर नहीं जाएंगे कि अंग्रेज़ हमें किस रूप में मानते थे। गोरा और काला, एक नस्लवादी जो रवैया था और दूसरा साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति थी, ठीक है, वो सिर्फ भारत को एक कॉलोनी ही मान के चल रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ एक नई प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली डेवलप की, नई प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली डेवलप की। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और उसी फ़र्क से हमें समझ में आता है कि भारतीयों के द्वारा, हम कभी ये नहीं कहते कि मुग़लों के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दिया गया, धन का बहिर्गमन किया गया। मुग़लों ने भारतीयों से टैक्स लिया तो भारतीय पे ही खर्च किया, यानी मुग़ल भारतीय शासन के अंतर्गत आता है, लेकिन यूरोपीय भारतीय शासन के अंतर्गत नहीं आते हैं। सिंपल सी बात, यूरोपीय भारतीय शासन के अंतर्गत नहीं आते। एक विदेशी शासन सत्ता का यहाँ पर अधिकार था जो समय के साथ आई और समय के साथ चली गई, और जब गई तो भारत को बहुत 200 साल पीछे छोड़ के चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उनको लिखवाता भी जा रहा हूँ। यद्यपि भारत को पहले भी विजित किया गया था, परंतु ये आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति में ही रच बस गए। भारत को पहले भी विजित किया गया था, परंतु ये आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति में ही रच बस गए।
रच बस गए, परंतु ब्रिटिश शासन ने एक नई राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। ब्रिटिश शासन ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था विकसित की, ये लिख लीजिए। कहाँ पे रह गए? परंतु ब्रिटिश शासन ने एक नई राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था विकसित की। नेक्स्ट, इस व्यवस्था को निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित करके देखा जा सकता है। अब 3 चरणों को मैं आपको समझाऊंगा। तीन चरण क्या थे आप बहुत आसानी से समझते हैं, कैसे इन्होंने हमें अपने चुंगल में फंसाया, कैसे अंग्रेजों ने हमें अपने चुंगल में फंसाया। बताइए, कोई यदि प्रयास करना चाहे कि क्या इन्होंने शुरुआत में क्या पॉलिसी लेकर आए, किस लिए आए थे? हाँ, क्या शुरुआत में ही औपनिवेशिकवाद दिखाई देने लगा था? शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ ये किस लिए आए थे? शुरुआत में ये सिर्फ एक व्यापारी बन गया, इन्हें लाभ से मतलब था, बाकी मतलब नहीं था। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में आप पूरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमें फांसा। शुरुआत में ये यहाँ पर आए और यहाँ पर व्यापारी बन के आए। व्यापारियों का काम ये था कि यहाँ के शासकों से मित्रतापूर्ण शासन व्यवस्था बनाए रखना, ताकि यहाँ पर उनका व्यापार का काम चलता रहे। ठीक है, टैक्स देना पड़ता था, सब कुछ देना पड़ता था, तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी के रूप में यहाँ के शासकों से मित्रतापूर्ण रवैया बना कर रखे इन्होंने, और अपना व्यापार करते थे, लाभ कमाते थे और खुश रहते थे। लेकिन कालांतर में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, तो ब्रिटेन को क्या आवश्यकता हुई? कच्चे माल की, कच्चा माल की आवश्यकता हो गई। तो इन्होंने क्या किया? भारत को एक कॉलोनी बना दी कच्चे माल की, कि भारत से कच्चा माल जाएगा। अब कच्चा माल लेना है तो उसके लिए इन्होंने किसको पकड़ा? किसानों को पकड़ा, किसान और व्यापारियों को अपने चुंगल में फंसाया। किसान और व्यापारियों को, यहाँ से कच्चा माल उत्पादित किया जाता था, ब्रिटेन जाता था, वहाँ निर्मित होता था। यहाँ भी फैक्ट्री लगा सकते थे ना आप भाई, यदि सूती वस्त्र बनाना है तो क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती थी क्या? यहीं लगाते, यहीं बेचते। लेकिन ये क्या करते थे? औने पौने दाम पे कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ बनाते थे और यहाँ पे महंगा करके बेचते थे। समझ रहे हैं? अभी भी भारत की स्थिति वैसी ही है। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा, अभी लोहा है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कर्नाटक का धारवाड़ क्रम चट्टानों में भरा पड़ा है लोहा, लेकिन क्या हो रहा है? सब जापान इंपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ पे आज अभी कोई इतनी बड़ी कोई संस्था नहीं डेवलप हो पाई जो उस कच्चे लोहे को डेवलप कर सके, बना सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी समस्याएं। तो शुरुआत में व्यापारी बन के आए शासक का, यहाँ पे जब इन्होंने किसानों और व्यापारियों को अपने चुंगल में फंसाना प्रारंभ किया, और उसके लिए इनको ये महसूस हुआ कि शासक वर्ग उनके बीच में आ रहा है, तो शासक वर्ग को खुद शासक बनने की कोशिश की इन्होंने। खुद शासक बनना दूसरे चरण में ही प्रारंभ कर दिया कि हम खुद शासक बन जाएंगे तो निर्बाध रूप से कार्य कर सकेंगे, ठीक है। तीसरा चरण बताइए, तीसरे चरण में क्या किया इन्होंने? हाँ, वित्तीय उपनिवेशवाद, ये सब तो होना प्रारंभ हो गया, लेकिन इनके पास पूंजी बढ़ गई, बहुत बड़ी पूंजी बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया? भारत में ही निवेश करना शुरू कर दिया। जैसे रेलवे में निवेश। रेलवे क्या था? इंग्लैंड का सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट था और कुछ नहीं था। इन्होंने निवेश किया था भारत में, जिससे इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में इनकम प्राप्त होती थी, ठीक है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को डेवलप करना, यह भी एक निवेश था कि भारत में बैंक बन जाएंगे तो ये साहूकार, ये पूंजीपति जो लोन और वो पैसा कमाते हैं, हम कमाएंगे। आप ही के पास बहुत पैसा हो, 10 करोड़ 50 करोड़ पैसा हो, आप एक बैंक खोल के बैठ जाइए,
आराम से जितना पैसा है ब्याज में घुमाइए, उसका लोन उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? तो अंग्रेजों ने यहाँ पे वित्तीय उपनिवेशवाद प्रारंभ किया। ठीक है, इसने भी 3 प्रकार की भूमिका, एक तो क्या किया इसने, विनाशात्मक भूमिका अपनाई। इन तीनों चरणों में विनाशात्मक भूमिका हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई, जो गांव आत्मनिर्भर थे वो खत्म हो गए, लेकिन कुछ रचनात्मक कार्य भी हुए। तो अभी सब लिखवाऊंगा मैं, पहले कुछ लिख लीजिए। लिखिए, प्रारंभ कीजिए। प्रथम चरण, पहला चरण लिखिए, पहला चरण, प्रथम चरण लिखिए। मूल रूप से अंग्रेज व्यापारी, मूल रूप से अंग्रेज व्यापारी। अच्छा आप बताओ, आप यदि व्यापारी हो तो शुरुआत आप किसी क्षेत्र में कहाँ पे जाना पसंद करोगे? मान लो, बड़ी सिंपल बात बोलता हूँ, एक गोलगप्पे खिलाने वाला होता है, वो उसी जगह पे अपने गोलगप्पे का ठेला लगाता है जहाँ पे उसका ज़्यादा बिकता है, यानी दौलत के मुँह पे वो उस अड्डे को चुनता है। यदि नहीं होता 4 दिन बाद अड्डा चेंज कर देता है। तो अंग्रेज़ों को पता था कि भारत में अकूट संपत्ति है ना, तो दौलत के मुंह पे भारत आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या किया, व्यापार करना प्रारंभ किया पहले चरण में। उसी बात को लिखवा रहा हूँ। लिखिए, मूल रूप से अंग्रेज़ व्यापारी भारत की दौलत के मुँह में, भारत की दौलत की मुँह में यहाँ पर आए और बसने लगे, यहाँ पर आए और बसने लगे, यहाँ पर आए और बसने लगे। स्थानीय प्रशासकों के साथ, स्थानीय प्रशासकों के साथ उन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, उन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए और उनका विश्वास जीता, और उनका विश्वास जीता। मित्रतापूर्ण संबंध बनाए और उनका विश्वास जीता। इसी बीच इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भी, इसी बीच इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भी औपचारिक रूप से, इसी बीच इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भी औपचारिक रूप से भारत के विदेशी व्यापार में रुचि लेने लगी, भारत के विदेशी व्यापार में रुचि लेने लगी। रुचि लेने लगी। 31 दिसंबर 1600 एडी को, 31 दिसंबर 1600 एडी को देखो इतिहास भी आपका थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 1600 एडी को इस कंपनी ने पूर्व के देशों में, इस कंपनी ने पूर्व के देशों में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया। मोनोपोली हो गई इसकी, व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे कंपनी की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगीं। व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे कंपनी की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगीं। मोनोपोली का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बेकार चीज़ होती है मोनोपोली। आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है ना, ऊपर से देख रहा है, जियो है, ऐसे कैसे आप इतना डेटा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। आज के टाइम पे जियो ने क्या किया, सारी कंपनियों को मार दिया। 4G टेक्नोलॉजी आ गई है ना, और बोल्ट टेक्नोलॉजी भी उसके पास है, BOLTT लिखा रहता है ना, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आ गया। इससे क्या हो गया, बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं सब बैकफुट में आ गई। कौन कंपनी दे रही थी आपको डेली का 1 GB 1.5 GB डाटा, कितना कौन दे रही थी? 1 महीने के लिए मिला करता था, 28 दिनों के लिए 1 GB डेटा मिलता था। तो एक कंपनी आकर के मोनोपोली यदि करे, मान लो जियो की मोनोपोली हो जाए, पहले हो रही थी ऐसी बात, तो क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाता है। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष कोई दूसरी संस्था थी ही नहीं, ये एक अकेली संस्था थी, यहाँ पर एकमात्र संस्था थी। और यहाँ पर आकर के इन्होंने खूब उधम मचाई, लूट खसोट की, खूब पैसा यहाँ से ले गए। शासक भी बनाते, जैसे कि देखो सिराजुद्दौला वाला केस जो है, प्लासी का युद्ध, उसमें मीर जाफ़र ने तो गड़बड़ कर दी, लेकिन मीर जाफ़र से कितना पैसा ले गए ये लोग। रॉबर्ट क्लाइव खूब पैसा,
20-20 लाख रुपए इन्होंने लिया, एक एक व्यक्ति, एक एक अधिकारी ने। फिर मीर जाफ़र ने पैसा देना बंद किया तो मीर कासिम को बैठा दिया, फिर उससे लूटना चालू किया, 20-20 लाख रुपए उससे भी लिया। और जब मीर कासिम से बात नहीं बनी तो फिर मीर जाफ़र को बैठा दिया, फिर उससे लूटे। और जब मीर जाफ़र से बात नहीं बनी तो नज़मुद्दौला को बैठा दिया। लगातार यही कार्य होता रहा, समझ रहे हैं। और कहते हैं ना कि 1757 से लेकर के 1765 तक का काल ये लूट खसोट का काल बोला जाता है। खूब लूट हुई बंगाल की हालत ख़राब हो गई। दीवानी मामला इनके पास था, प्रशासनिक मामला नवाब के पास था, ठीक है। दीवानी अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया, निज़ामत का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो अभी उन पे भी आएंगे, पहले इसको कंटिन्यू कीजिए। लिखिए, आगामी वर्षों में कंपनी ने अनेक तरीक़ों से लूट खसोट की। आगामी वर्षों में कंपनी ने खूब लूट खसोट की और अगले 100 वर्षों में अंग्रेज़ व्यापारियों ने सभी संभव उचित अनुचित तरीक़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटने एवं तहस नहस करने की चेष्टा की। उचित अनुचित तरीक़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटने एवं तहस नहस करने की चेष्टा की। नेक्स्ट, दूसरा चरण, ये हो गया पहला चरण। पहला चरण लाभ के लिए था कि कंपनी को लाभ होना चाहिए, बस। दूसरे चरण में मैंने क्या बताया कि इंग्लैंड में क्या हो गई थी, औद्योगिक क्रांति। वहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, अब यहीं पे कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया जाएगा। कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स यहाँ पर उसके लिए किसानों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, कैश क्रॉप के लिए। लिखिए नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ, या औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण का आरंभ हुआ, जिसके लिए आवश्यक था कि इंग्लैंड के उद्योगों को एक ओर तो सस्ता और अच्छा कच्चा माल नियमित रूप से मिलता रहे। इंग्लैंड के उद्योगों को एक ओर तो सस्ता, कच्चा और अच्छा, कच्चा माल मिलता रहे, नियमित रूप से मिलता रहे, तो दूसरी ओर निर्मित माल की खपत होती रहे, अब कंपनी द्वारा यह प्रयास किया गया कि भारतीय कृषि में नगदी या वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए, तथा दूसरी ओर इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की भारत में बिक्री को,
इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की भारत में बिक्री की व्यवस्था की जाए। भारत में बिक्री की व्यवस्था की जाए। इस कारण अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना प्रारंभ किया। इस कारण अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना प्रारंभ किया। परिणामतः किसान और व्यापारी दोनों ही किसान एवं व्यापारी दोनों ही कंपनी के चंगुल में फंसते गए। तो ये हो गई एक बात, दूसरे चरण की बात। अब तीसरा चरण, नेक्स्ट, इसमें अब क्या होगा? अब इसी पे रेलवे का विकास किया जाएगा, इस पे बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। लिखिए, अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि यदि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी कॉलोनी बनाए रखना है तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि तीसरे चरण में अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि यदि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी कॉलोनी बनाए रखना है तो भारत के आर्थिक ढांचे का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के आर्थिक ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। भारत के आर्थिक ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। भारत के आर्थिक ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि आवागमन के साधनों के अभाव में, तो आज के बाद कभी मत कहिएगा कि रेल हमारे लिए लाए थे वो, क्योंकि आवागमन के साधनों के अभाव में भारत को स्थायी कॉलोनी के रूप में स्थापित करना संभव नहीं था। आवागमन के साधनों के अभाव में भारत को स्थायी कॉलोनी के रूप में स्थापित करना संभव नहीं था। आवागमन के साधनों के अभाव में भारत को स्थायी कॉलोनी के रूप में स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है, अब आएगा रेलवे, अब आएगा डाक, अब आएगा संचार के साधन, है ना। अब लेकर आ रहे हैं हर चीज़ को, क्यों? उनका अपना हित है। हमारे लिए कुछ नहीं था कि भारतीय लोग बढ़िया से ट्रेन में बैठ गए। हमें तो कभी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ने ही नहीं दिया। भारत छोड़ो, विदेशों में भी जाते थे यदि गोरे चमड़ी के लोग ही बैठते थे उस डिब्बे में। हमारे लिए तो थर्ड क्लास, हम लेबर के रूप में चढ़ते थे कि सामान चढ़ाने के लिए चलो चढ़े जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। ये दिमाग में भ्रम हटा देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शोषण। आगे नेक्स्ट, आगे इसी में लिखिए, अतः देश में रेल निर्माण कार्य शुरू हुआ। अतः देश में रेल निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार नकदी फसलों के उत्पादन के लिए कुछ लोग एक बात कहते हैं, कुछ लोग
एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों ने ही सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक का निर्माण किया है। अरे भारत के पास पैसा छोड़ के गए हो तब आगे बनाए ना। आज़ादी के बाद आपको पता नहीं है, खाना खाने के लिए पेट में रोटी नहीं थी, अमेरिका से गेहूं आता था। देश 3 युद्धों से उस समय लगातार, पहले तो कबायली आक्रमण हुआ कश्मीर वाले मुद्दे पे, फिर भारत चाइना युद्ध हो गया, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। उस समय देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। यहाँ रेलवे का निर्माण करते हैं हम, ठीक है। नवजात भारत था, बिल्कुल नया नया पैदा हुआ था, नया भारत था। उस समय बहुत समस्याएं थी, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, पूरा विश्व कोल्ड वार से जूझ रहा था। भारत ने नैम की नीति का अनुग्रह किया था, जिससे कोई सहयोग नहीं मिल रहा था कहीं से भी, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारे संकट थे। उस कारण से यदि आप ये आरोप लगाते हो कि अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक का निर्माण किया, अरे वो छोड़ के गए हो कुछ तब ना। उसके बाद था ही नहीं, संसाधन ही नहीं थे। जब संसाधन नहीं थे तो क्या करें? बाढ़ की समस्या बड़े स्तर पर, महामारी की समस्या बड़े स्तर पर, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। तो उनको बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये रेलवे निर्माण बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता ये थी, बाद में प्राथमिकताएं बदली। अब देखिए, अब तो बुलेट ट्रेन का भी हमारे दिमाग में स्वप्न आ गया, मेट्रो सिटी बन गई, मेट्रो ट्रेन आ गई, अब चीज़ें हो रही हैं बड़े स्तर पर। हम गतिमान एक्सप्रेस चला रहे हैं, है ना। अभी समय सबसे तेज एक्सप्रेस कौन सी है? नई बनी है, क्या नाम है? क्या क्या बोल रहे हैं? ट्रेन 18 सुख सुविधाओं के लिए। गतिमान से भी दूसरी हो गई, अपडेट हो गया। अब कौन सी ट्रेन है अभी जो सबसे तेज गति से चलती है भारत में? ताप्ती संगम, जन शताब्दी। अरे नहीं भैया, शताब्दी तो बहुत पुरानी हो गई, अभी बिल्कुल नई है। हाँ, इंद्रप्रस्थ, ये कौन सी ट्रेन है? कल ये पता करके आना है। ये भारत की सबसे तेज गति से दौड़ना, अभी करंट का ही है ये, ठीक है। गतिमान बहुत पुरानी, 160 किलोमीटर गतिमान चलती है, वो 190 चलती है। नहीं नहीं नहीं, शताब्दी 100 किलोमीटर से ज़्यादा तेज नहीं भागती हैं। 100 से ज़्यादा 120 हो जाती है रफ्तार, बस, ठीक है। इतना तो राजधानी भी जाती है। हाँ, तो 160 तो गतिमान जाती है। वो तो एवरेज स्पीड होती है, कभी कभी बढ़ गया। एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर ही है। कभी कभी एक पीक आवर में होता है कि 150 चली गई, बस, समझ रहे हैं। पीक आवर होता है जब ट्रैक खाली हुआ या काफ़ी दूर स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो तो 150 चली गई, लेकिन एवरेज स्पीड मानी जाती है हमेशा ट्रेनों की। हाँ, ये ढूंढ के अब हर चीज़ तो जान ही लो। कुछ चीज़ें मेहनत भी की जाती हैं, सबके पास आज इंटरनेट है, हर चीज़ है। कौन सी? सोर्स भी गलत होगा, नहीं, गतिमान नहीं है। कल पता करके आओ, कल ये होमवर्क है, नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी करंट का टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जा रहा है लगातार, ठीक है। चलो ये सब क्या है अभी नहीं, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। आपका काम है ये जानना। तो उस समय नहीं थी चीज़ें इस तरीके के आरोप, चूँकि लोगों को पता नहीं है अर्थव्यवस्था के क्या हालात हुए। लोग कहते हैं अंग्रेज बहुत अच्छा करके गए, कुछ खाक अच्छा नहीं करके गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इस प्रकार नकदी फसलों के उत्पादन के लिए यह आवश्यक समझा गया कि बड़े स्तर पर सिंचाई प्रणाली का निर्माण हो। बड़े स्तर पर सिंचाई प्रणाली का निर्माण हो। इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी। इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, जिनकी पूर्ति इंग्लैंड और यूरोप के देशों के पूंजीपतियों द्वारा, वित्तीय उपनिवेशवाद, है ना, जिनकी पूर्ति, देखो ये बहुत इतिहास का सेक्शन भी आप एक पढ़ रहे हो, ये हिस्ट्री का भी सेक्शन है। जिनकी पूर्ति इंग्लैंड और यूरोप के पूंजीपतियों द्वारा भारत में निवेश करने के लिए, इंग्लैंड और यूरोप के देशों के पूंजीपतियों द्वारा, अभी क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, FDI
वैसे ये उस समय का एफडीआई था। भारत में रेलवे बनाना है, कोई दूसरा आके बना के चला जाए। भारत में हमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना है, कोई दूसरा आके बना के चला जाए। तो उस समय भी एफडीआई एक तरीके का एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, जिसे वित्तीय उपनिवेशवाद कहते हैं, है ना। तो इसी बात को कंटिन्यू कीजिए। सिंचाई सुविधाओं का निर्माण हो, इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, जिनकी पूर्ति इंग्लैंड और यूरोप देशों के पूंजीपतियों द्वारा भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर पूरी की गई। भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर पूरी की गई। अब जो आदमी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वह शोषण तो करेगा ही। आज आपके माता पिता आपके ऊपर 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करें, लेकिन ज़िंदगी भर सुनाएंगे भी तो, है ना। मौके पे काम भी करवाएंगे। जो भी खर्चा कर रहा है आपके ऊपर ज़िंदगी भर बताएगा, देखो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था मैंने तुमको पढ़ाया था, है ना। तो वो सब यही, अब ये लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब हम शोषण के फिर शिकार हो जाएंगे। लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन लिखिए। अगले 100 वर्ष तक, अगले 100 वर्ष के दौरान, अगले 100 वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था, अगले 100 वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश पूंजी और उनके उपक्रमों के शोषण का शिकार होती रही। ब्रिटिश पूंजी और उनके शोषण का शिकार होती रही। तो पहले शोषण किया कंपनी ने, बाद में पूंजीपतियों ने। अगले 100 वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश पूंजी और उनके उपक्रमों के शोषण का शिकार होती रही। उपरोक्त तीनों चरणों के आधार पर, उपरोक्त तीनों चरणों के आधार पर, उपरोक्त तीनों चरणों के आधार पर ब्रिटिश शासन का, उपरोक्त तीनों चरणों के आधार पर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को, ब्रिटिश शासन को भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। निम्न दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। नंबर 1, निम्न दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। पहला है ब्रिटिश शासन की औपनिवेशवादी शोषण नीति। पहला है ब्रिटिश शासन की औपनिवेशवादी शोषण नीति। ब्रिटिश शासन की औपनिवेशवादी शोषण नीति, औपनिवेशवादी शोषण नीति। दूसरा, ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका। रचनात्मक भूमिका। तीसरा, ब्रिटिश शासन की विनाशक भूमिका। ये 3 भागों में हम इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। तीनों चरणों को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है ब्रिटिश शासन की औपनिवेशवादी शोषण नीति, दूसरी है ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका, तीसरा है ब्रिटिश शासन की विनाशात्मक भूमिका। इन 3 भूमिकाओं में हम पूरे इरा को बांट करके चल रहे हैं। अब पहला लिखिए, ब्रिटिश शासन की औपनिवेशवादी शोषण नीति। ठीक है, इसमें लिखिए, अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक, अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर बिना रोक टोक के, भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर बिना रोक टोक के शोषण करते रहे। उन्होंने शोषण के अपने अनेक तरीके अपनाए, यही तरीके जानने हैं। उन्होंने शोषण के अपने अनेक तरीके अपनाए, ठीक है।
लिखिए, पहला तरीका है व्यापारिक नीतियाँ, ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसीज। तो कैसी थी इनकी व्यापारिक नीति, कैसी थी अंग्रेज़ों की, कोई बताएगा? अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीतियाँ कैसी थीं? ट्रेड पॉलिसी कैसी थी अंग्रेज़ों की? राशिद जी। कच्चा माल ले जाना पहली पॉलिसी ये थी। दूसरी पॉलिसी तैयार माल को यहाँ बेचना, दूसरी पॉलिसी है। और क्या क्या था? किसानों को जबरदस्ती बाध्य कर देना। नील की खेती 3 कठिया प्रथा, 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। 3 कठिया प्रथा लगा दी आपके आगे, ठीक है। और भी यानी जबरदस्ती माल का उत्पादन करवाना, ठीक है। लिख लीजिए, कुछ लिखते चले जाइए। ब्रिटिश सरकार व्यापार के द्वारा 2 उद्देश्यों को पूरा करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार व्यापार के द्वारा 2 उद्देश्यों को पूरा करना चाहती थी। हिस्ट्री का अच्छा खासा सेक्शन है हो रहा है आपका। ब्रिटिश सरकार पहला इंग्लैंड में स्थापित उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंग्लैंड में स्थापित उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी से बड़ी मात्रा में कृषिजन्य कच्चा माल की व्यवस्था करना। बड़ी से बड़ी मात्रा में कृषिजन्य कच्चा माल की व्यवस्था करना। अर्थात कृषि का वाणिज्यीकरण करना। कृषि का वाणिज्यीकरण करना। नंबर 2, दूसरी पॉलिसी क्या थी? दूसरा इंग्लैंड में उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की व्यवस्था करना। अब इसके लिए बहुत सारे इन्होंने कार्य किए। कदम कौन से कदम उठाए इन दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? पहला कदम, अब इसमें कौन से भाई, ये 2 इनके उद्देश्य थे। ट्रेड पॉलिसी बस इतनी थी। कोई भी ट्रेड पॉलिसी पूछे तो यही बताना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए 5-6 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, जानना है। सबसे पहला काम लिखिए इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने निम्न कदम उठाए। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने निम्न कदम उठाए। नंबर एक, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के अंग्रेज़ों ने निम्न कदम उठाए। नंबर 1, किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती करें। नंबर 2, जमींदारों के माध्यम से किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया कि नकदी फसलों को जमींदारों के माध्यम से किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया कि नकदी फसलों को घरेलू बाजार में न बेचकर
नकदी फसलों को घरेलू बाजार में न बेचकर इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों को ही बेचे। न बेचकर इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों को ही बेचे। इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों को ही बेचे। नेक्स्ट, हाँ, पहले ही पैसा दे देते थे और उसको आप उत्पादित कीजिए, है ना, वो हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, मैं अभी सारी चीज़ें कराऊंगा। नेक्स्ट आगे, अंग्रेजों ने नियमित ढंग से, हाँ नेक्स्ट है, तीसरा है, अंग्रेजों ने नियमित ढंग से स्थानीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति को सख्ती से पालन किया। अंग्रेजों ने नियमित ढंग से स्थानीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति का सख्ती से पालन किया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारतीयों को, अगली नीति पॉलिसी, अंग्रेजों ने भारतीयों को कच्चे माल के निर्यात, अंग्रेजों ने भारतीयों को कच्चे माल के निर्यात तथा निर्मित वस्तुओं के आयात के लिए हर संभव प्रोत्साहन तथा सहायता उपलब्ध कराई। अतः यह स्पष्ट है कि, नेक्स्ट कंक्लूजन में लिख लीजिए, अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यापारिक नीतियों ने औपनिवेशिक शोषण को बढ़ावा दिया या बल दिया। अंग्रेजों ने बिना किसी रुकावट के इन नीतियों को कई दशकों तक पालन किया। अंग्रेजों ने बिना किसी रुकावट के इस नीति का कई दशकों तक पालन किया। नेक्स्ट, पहली तो पॉलिसी ये थी व्यापारिक नीतियाँ, ट्रेड पॉलिसी। अगली पॉलिसी क्या है? एंट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ब्रिटिश आ गए इंटरप्राइज में और यहाँ पर कैपिटल में प्रवेश कर गए। ठीक है, लिख लीजिए ब्रिटिश पूंजी तथा उपक्रम का प्रवेश। नेक्स्ट है ब्रिटिश पूंजी तथा उपक्रम का प्रवेश। 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 कहाँ कहाँ पे ये प्रवेश किए, कहाँ कहाँ पूंजी इन्होंने लगाई, किस किस जगह पूंजी लगाई, सब क्रम से लिख लीजिए। मेंस का 1 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है बन रहा आपका, आप यही छाप के चले आइएगा। अभी मैं लिखवाऊंगा, टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तैयार रखिएगा इसे, पहले से ही क्वेश्चन आउट हो चुका है। ठीक है, तो आप देखिएगा, लेकिन इसको किसी दूसरे तरीके से दूंगा, घुमा फिरा के, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी में। ठीक है, लिखिए विदेशी पूंजी का भारतीय अर्थव्यवस्था में, विदेशी पूंजी का भारतीय अर्थव्यवस्था में, विदेशी पूंजी का भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश किया गया। अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश किया गया।
ये क्षेत्र निम्नवत है। नंबर 1, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पैसा लगाया अपना? विदेशी पूंजी का भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश किया गया। एफडीआई कहाँ कहाँ पे आया, किस किस सेक्टर पे, ये भी लिख लीजिए। अंग्रेजों ने कौन कौन से क्षेत्र में खर्च करना ज़्यादा उचित समझा? नंबर 1 लिखिए, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेलवे, पत्तन, पोर्ट बनाना, पोर्टों में भी इन्होंने पैसा खर्च किया। रेलवे, पत्तन, पोर्ट, बंदरगाह, कुछ भी लिख लीजिए। रेलवे, पत्तन, जहाज रानी, विद्युत, इस क्षेत्र में भी लगाया इन्होंने पैसा। विद्युत एवं जल आपूर्ति, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने खर्च किया। नेक्स्ट, कच्चे माल के उत्पादन में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अगला पॉइंट है कच्चे माल के उत्पादन में निवेश, जैसे चाय, कच्चे माल के उत्पादन में निवेश जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, पटसन, जूट, कपास, तंबाकू, अफीम इत्यादि। नेक्स्ट, कोयला एवं सोना खनन में निवेश, माइनिंग में निवेश किया इन्होंने। कोयला से ट्रेन चलती थी। कोयला एवं सोना खनन में निवेश, कोयला तथा सोना खनन में निवेश, कोयला तथा सोना खनन में निवेश। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, वित्त तथा बीमा तथा व्यापार में निवेश। कुछ चुने हुए विनिर्माण उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कुछ चुने हुए विनिर्माण उद्योगों जिनके माल की खपत घरेलू बाजार में होती थी। कुछ चुने हुए विनिर्माण उद्योगों जिनके माल की खपत घरेलू बाजार में होती थी, जैसे सूती और ऊनी कपड़ा उद्योग, इसमें भी इन्होंने खर्च किया। ये पूरी इंडस्ट्री थी, ये उद्योग था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी इसकी। तो सूती एवं ऊनी कपड़ा उद्योग, इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट, तंबाकू, कागज व छपाई उद्योग, ये इंडस्ट्री थी। कागज उद्योग में बहुत पैसा खर्च किया, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। तंबाकू, कागज व छपाई उद्योग में निवेश। क्लियर? नेक्स्ट, ये बात समझ में आई? इन्होंने पैसा खूब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में लगाया, वो इंडस्ट्री जो इनके लिए सहायक हो रही थी। अब अगला काम इन्होंने, अगली पॉलिसी क्या है इनकी? अगली पॉलिसी इनकी है अंग्रेज़ों की कि सरकारी सामान खरीदने की नीति इन्होंने फॉलो की। सरकारी सामान किसके लिए? जैसे अभी भारत है, भारत सरकार सेना के लिए बंदूक खरीदनी होती है, हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ते हैं। अब भारत में तो बनता नहीं है, और भारत में बनता भी है तो अभी उतनी तकनीकी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे कभी इंडस्ट्री नहीं लगी वेपन्स की, है ना। अब कहीं जाके DRDO काम कर रहा है, तेजस बना रहा है। तेजस बने भी तो कितने बने? सिर्फ 8-9 तेजस बन पाए इतने साल बाद। हेलीकॉप्टर आज भी विदेशों से खरीद के लाते हैं हम लोग। भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता है, या तो अगस्टा वेस्टलैंड देता है या फिर आपका क्या है, राफेल। अभी राफेल डील में लेकर के बड़ी बातचीत चल रही है। तो भारत में इंडस्ट्रियाँ ऐसा नहीं थी उस समय, अंग्रेज़ों के टाइम तो थी, उद्योग थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया। क्यों?
क्यों प्रोत्साहित नहीं किया? बताओ, कौन बताएगा व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? जैसे अभी चाइना है, हाँ, व्यापार संतुलन अंग्रेज चाहते थे कि उनके पक्ष में रहे। व्यापार संतुलन हमेशा अंग्रेज ये चाहते थे कि हमेशा उनके पक्ष में रहे, ठीक है। और उस कारण से व्यापार संतुलन अंग्रेज प्लस भारत से कच्चा माल जाता था खूब बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो वो चाहते थे कि यहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें हो वो इंग्लैंड से ही मंगवाएं, ताकि क्या हो, वहाँ से आयात हो बड़ी मात्रा में और यहाँ से निर्यात हो। ऐसा ना कभी हो जाए कि भारत से निर्यात बढ़ जाए और वहाँ का आयात कम पड़ जाए, ठीक है। वहाँ पे भारत से आयात जो है ऐसा ना हो जाए कि इतना ज़्यादा भारत से निर्यात हो जाए कि उनका आयात कम पड़ जाए। इसलिए हमेशा व्यापार संतुलन अपने पक्ष में रखना चाहते थे। इसलिए कोई भी चीज़ जो सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती थी इंग्लैंड से ही मंगाते थे वो, चाहे सेना की सामग्री हो चाहे जो भी हो। तो नेक्स्ट पॉलिसी लिखिए। इससे दो चीज़ें होंगी, क्या? पहले जो भारत के उद्योग होंगे वो हतोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि सामान तो इंग्लैंड से आ रहा है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री जब सामान बिकेगा ही नहीं तो हम हतोत्साहित हो ही जाएंगे। और दूसरा, व्यापार संतुलन को बढ़ावा देना, ठीक है। लिखिए, तीसरी नीति इनकी है सरकारी सामान खरीदने की नीति। सरकारी सामान खरीदने की नीति लिखिए, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष, लिखिए, भारत सरकार यानी भारत में ब्रिटिश सरकार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदती थी। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदती थी, जिसकी सहायता से सेना तथा स्थानीय प्रशासन, की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। प्राय ये सभी वस्तुएं देश में ही उपलब्ध थीं। परंतु अंग्रेजों ने अब यहाँ पे क्या वेपन्स नहीं थे? बाबर यहाँ पर तोप लेकर आए थे, और बाबर के समय पे तोप थी, तो यहाँ पे तोप इंडस्ट्री, पूरा बारूद कारखाना, तोप निर्माण कार्य यहाँ प्रारंभ हो चुका था। तलवार के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ भी मंगवाते थे तो भारत से नहीं मंगवाते थे, विदेशों से मंगवाते थे। हथियार तो बहुत पहले से भारत में बनते थे ना। स्थानीय प्रशासन के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन कभी वो भारत से ख़रीदा ही नहीं उन्होंने। कारण क्या है, लिख लीजिए। ये सभी वस्तुएं देश में उपलब्ध थी, परंतु अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सभी सामान सदा इंग्लैंड से ही आयात किए। इसके दो परिणाम सामने आए। पहला, स्थानीय उद्योग पिछड़ गए। दूसरा, भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक हो गया। ठीक है,
और हम अपना व्यापार संतुलन सकारात्मक करने के एवज में क्या करते रहे, कच्चे माल की भरपाई करते रहे, जिसके कारण से भारत में कभी इंडस्ट्री लग ही नहीं पाई। सारा कच्चा माल वहाँ चला जाता था, वहाँ बनता था, वहाँ से यहाँ आता था, वो खरीदते थे। समझ रहे हैं? हमारे स्थानीय लोगों के लिए कच्चा माल हमारे पास नहीं बन पाया कभी भी, इसलिए उद्योगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट कारण, अगला कारण लिखिए, विदेशी मुद्रा दरों में हेर फेर। विदेशी मुद्रा दरों में हेर फेर। हेर फेर, ठीक है। अब ये बताइए विनिमय दर, एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसे डॉलर है और रुपया है, आप विदेश गए, कमा के आए, डॉलर लेकर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने एक्सचेंज कराया तो पता चला डॉलर महंगा है ना। वैसे ही इंग्लैंड में वहाँ पाउंड और स्टर्लिंग जो मुद्राएं हैं, इन्होंने विनिमय दर को इस प्रकार से रखा कि हमेशा ये फ़ायदे में रहें। इन्होंने विनिमय दर को इस प्रकार से रखा कि हमेशा फ़ायदे में रहें। जैसे कि भारत से कोई व्यापारी कमा के जाए और वहाँ जाकर पाउंड में परिवर्तित करे तो क्या हो जाए, उसको ज़्यादा राशि मिले, यानी रुपये की कीमत को हमेशा ज़्यादा बढ़ा के रखा इन्होंने। ठीक है, अभी इसको लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। लिखिए, प्रत्येक वर्ष भारत से इंग्लैंड को भारी राशि मुद्रा भेजी जाती थी। प्रत्येक वर्ष भारत से इंग्लैंड को भारी राशि में मुद्रा भेजी जाती थी। मुद्रा के बाहर भेजने के लिए यह आवश्यक था कि पाउंड स्टर्लिंग में, यह आवश्यक था कि रुपये को पाउंड स्टर्लिंग में बदला जाए। यह आवश्यक था कि रुपये को पाउंड स्टर्लिंग में बदला जाए। रुपये को पाउंड स्टर्लिंग में बदला जाए। मुद्रा को बाहर भेजने के लिए आवश्यक था कि रुपये को पाउंड स्टर्लिंग में बदला जाए। अतः एक्सचेंज रेट, विनिमय दर इस प्रकार निर्धारित की जाती थी ताकि अंग्रेजों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। वो क्या करते थे, देखो बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। मैं आगे आने वाले समय में समझाऊंगा कि मुद्रा की कीमत को घटना बढ़ना किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाता है, लेकिन यहाँ पे मोटा सा समझ लो। यहाँ से इंग्लैंड से कोई सामान भारत आ रहा है, भारत में ये सामान कच्चा माल या निर्मित वस्तु यहाँ पर लेकर आकर बेचते हैं। यहाँ पे उसको बेचने के एवज में रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, वो रुपया लेके व्यापारी वापस इंग्लैंड पहुँचा, वहाँ पे उसको एक्सचेंज करवाया, तो उसको उस रुपये के एवज में वो क्या पड़े, पाउंड महंगा पड़े। मान लो एक रुपया इक्वल टू 10 पाउंड के कर दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे सस्ती से सस्ती चीज़ को यहाँ पे लाकर भेजा और बेचने के बाद यहाँ से रुपया प्राप्त किया, रुपया जाकर यहाँ बदला, तो वही 1 रुपया 10 पाउंड में परिवर्तित हो गया। इससे क्या हो रहा था, व्यापारी वहाँ के प्रोत्साहित हो रहे थे, उनके लिए यहाँ सस्ता माल था और हमारे लिए वो महंगी चीज़ थी। तो ये विनिमय दर को इस तरीके से बना के रखा गया ताकि अंग्रेज़ों को ही फ़ायदा हो। एक्सचेंज रेट इस प्रकार से बना के रखी गई। समझ में आ रही बात? ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, आगे आने वाले समय में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, कि चाइना युआन को कम करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था का कौन कौन सा सेक्टर, भारत में यदि रुपये की कीमत कम होती है तो आयात को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि निर्यात को ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जो डेप्थ में होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो डेप्थ में नहीं होता उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी देखेंगे सब चीज़ें आगे आने वाले समय में, वो सब मैं कॉन्सेप्ट जब बताऊंगा तब आगे उस पर बढ़ूंगा। नेक्स्ट आगे एक इनकी ये नीति रही कि विनिमय दर को हमेशा अपने पक्ष में रखा इन्होंने। अगली बात, ब्रिटिश प्रशासन के खर्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्रिटिश प्रशासन के खर्चे। अब बताइए, ब्रिटिश प्रशासन का खर्चा भी हम ही देते थे। कोई मुझे बताएगा 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? 1793 का चार्टर एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे, तो क्या हुआ था उसमें? एक संस्था बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक संस्था बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके खर्चों को भारतीय राजस्व से देने के लिए ही व्यवस्था कर दी गई। यानी शासन प्रशासन वहाँ से किया जा रहा है, काम इंग्लैंड से किया जा रहा है, उसका बहन कौन कर रहा है? खर्च का बहन कौन कर रहा है? भारत का राजस्व खर्चा कर रहा है। तो सारे खर्चों को उन्होंने हमारे ऊपर ही लाद दिया। ब्रिटेन के एक एक खर्चे को हमारे ऊपर ही लाद दिया। इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से चरमरा गई। ठीक है, एक पॉलिसी उनकी ये भी थी। इसमें ज़्यादा कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, लिखना हो 2 लाइनें लिख लो। भारत को ब्रिटिश प्रशासन के खर्चों को वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब देखो एक चीज़ और समझो, युद्ध करते थे किसी और से और खर्चा, युद्ध मान लो अफगान से कर रहे हैं, मराठों से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, बर्मा से कर रहे हैं, किसी अदर कंट्री से युद्ध कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कर रहे हैं, खर्चा बहन भारत कर रहा है। सेवाएं आप अपनी ले रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं और खर्च भारत के ऊपर लाद दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? सब चरमरा जाएगा, जितनी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो उन्होंने ये काम भी किए, युद्ध का खर्चा सारा भारत के ऊपर डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम की लाइनें बिछाई गई भारत में, टेलीग्राम की लाइनें बिछाई गई इंग्लैंड के लिए, ताकि इंग्लैंड में रहने वाले लोग फ़ोन से बात कर सकें। यहाँ पे अंग्रेज़ रह रहे थे ना, तो एक दूसरे से संपर्क साध सकें। वो अपने लिए किया, लेकिन खर्चा भारत सरकार के ऊपर लाद दिया, भारतीय राजस्व के ऊपर लाद दिया। तो ये सब क्या है? ये भी सब ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी रूप में हुआ। आप जो सेवा ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, उसके लिए खुद खर्च कीजिए। समझ रहे हैं? ये भी सब चीज़ें इन्होंने की है। नेक्स्ट और पॉलिसी जो इनकी है आगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती भारतीयों को लाद दिया गया कि जाइए द्वितीय विश्व युद्ध लड़िए। उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था मंत्रिमंडल से, है ना। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो आप पाएंगे कि इंग्लैंड ने खर्च किए। विश्व युद्ध का खर्चा हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? आपकी समस्या जर्मनी से है, आपकी समस्या किसी और से है, भारत को क्यों इसमें पचड़े में फांस रहे हो? ठीक है, तो यहाँ तक खर्चे हमने सहन किए हैं इनके। घर में मेहमान आ जाता है ना, फिर उसके रहने का, उसके खाने का, उसको रूम ढूंढवाने का, और क्या क्या खर्चे उसके पड़ते हैं, सारे खर्चे उसके आप ही को उठाने पड़ते हैं। आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, काम उसका हो रहा है, अपना समय भी बर्बाद किया और घर का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने हमारे साथ की, इस कारण से हमारी ये स्थिति बन गई। अब देखो 2 टॉपिक और बचे हैं। पहला है ब्रिटेन की रचनात्मक भूमिका, भारत में आके क्या रचनात्मक कार्य किए। दूसरा क्या विनाशात्मक भूमिका हुई। रचनात्मक में यही बोल सकते हैं कि भाई जो हमारी परंपराएं थी, जो गलत परंपराएं थी, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, कानूनी तौर पर अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, लेकिन विनाशात्मक में क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम तक ख़त्म हो गया, गरीबी का विस्तार हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी बस वो लास्ट 2 टॉपिक हैं जो कल करा के, कल मैं आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाऊंगा, नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। राष्ट्रीय आय कल से हम इंटर कर जाएंगे अर्थव्यवस्था के कोर टॉपिक में। कल से आप अवधारणात्मक रूप से इकॉनमी मुझसे पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जो सेक्शन मैंने पढ़ाया है, इस सेक्शन का आपका टेस्ट होगा, इसको तैयार करके आइएगा।